बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रोज़ साइकिस, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमाती वीडियोस फराहम की जाती हैं। मैं हूँ आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की कोर्स इंस्ट्रक्टर माई सेल्फ अशल नईम। और आज का हम लोगों का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ इंटरेक्शन के। ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में काम करते हुए हम कौन कौन से इंटरेक्शन के डायनामिक्स को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जिसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि हम इनमें 4 चीज़ें आज पढ़ेंगे, जिनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की। क्योंकि जब आप लोग किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे जो बेहतर चीज़ होती है वो आपकी होती है कम्युनिकेशन। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन। तो हम लोग इस बारे में जानेंगे कि कम्युनिकेशन के कितने एलिमेंट्स हैं, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप वर्क को हम लोग किस तरह से लेते हैं, और इसमें हम लोग ग्रुप वर्क के अंदर हम लोग 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो हमारा जो पहला है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन क्या होती है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू न्यूस्ट्रॉन्ग, कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर। कम्युनिकेशन क्या है कि जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। ही बिलीव्स दैट इट इज़ अ वे ऑफ रीचिंग अदर्स बाय ट्रांसमिटिंग आइडियाज़, फैक्ट्स, थॉट्स, फीलिंग्स एंड वैल्यूज़। वो कहते हैं कि इस बात का यकीन है कि इस चीज़ के ज़रिए से हम लोग अपने आइडियाज़, अपनी सोच, अपने फीलिंग्स और जो हमारी इक़दार हैं, हम लोग एक दूसरे के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये ट्रांसफ़र ऑफ के एक इंसान से दूसरे इंसान तक कोई भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम लोग ये चीज़ें पहुंचाते कैसे हैं? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन विच इंक्लूड सेंडर, इनकोडर, कि वो जो पैगाम भेज रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सेंडर। मीडियम का कौन सा मीडियम यूज़ हो रहा है, किस चीज़ के ज़रिए पैगाम भेजा जा रहा है। चैनल, कि वो कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं। रिसीवर, जहाँ हम जिसे कहते हैं डी कोडर भी कहते हैं, कि जो कि रिसीव कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को। उसके बाद वो फीडबैक कैसा देता है उस इंफॉर्मेशन के तौर पर, उसका कॉन्टेक्स्ट कैसा है, ठीक है, उसको किस माहौल के अंदर वो चीज़ें मिल रही हैं। और उसके बाद आता है नॉइज़ के कोई कौन कौन सी रुकावट पेश आई है। तो इनको हम लोग देखते हैं कि ये वन बाय वन हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें जानना क्यों ज़रूरी है कि आप लोगों ने जब एक इंडस्ट्री, किसी ऑफिस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने किस किस तरह से कम्युनिकेट करना है, आपके कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपने इसको प्रोसीड करना है। इससे क्या होता है कि आप लोगों को सीखने का भी मौका मिलता है, और आप लोग एक एथिकल वे के अंदर चलते हुए अपने सारे काम करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेंडर या इनकोडर क्या होता है। सेंडर, also known as encoder, decides on the message to be sent, the best most effective way that it can be sent. All of this is done bearing the receiver in mind. वो कहते हैं कि सेंडर वो है कि जो मैसेज भेज रहा है किसी भी इफ़ेक्टिव वे के अंदर, कोई किसी इस तरीके से मैसेज भेजना कि आपका जो रिसीवर है, जो मैसेज रिसीव करने वाला है, वो उसके माइंड में बैठ जाए। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर इंसान को देखकर आपको उससे मुख्तलिफ़ तरीके से बात करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने किसको मैसेज किस तरीके से देना है और किस तरह देना है कि वो उसके माइंड सेट में बैठ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं तो 3 बच्चे आपकी कई भी बात को समझ जाएंगे, और जो 2 बच्चे हैं उनको आपको किसी अलग तरीके से बताना पड़ेगा। तो वो उस तरीक़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सेंडर जो कि पैगाम भेज रहा है, कि हम किस तरीके से भेजेंगे, कि वो किस एज का इंसान है, किस तरह का इंसान है, आप किस
किस जगह पे वो पैगाम भेज रहे हैं। उसके बाद मीडियम क्या होता है? द मीडियम इज़ द इमीडिएट फॉर्म विच मैसेज टेक्स, कि किस तरीके से आप दे रहे हैं, वर्बली मैसेज दे रहे हैं, नॉन वर्बली दे रहे हैं, आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, आप स्पीच की फॉर्म में दे रहे हैं, आप फेस टू फेस दे रहे हैं उसको। ये चीज़ें होती हैं कि आप किस तरह, आपको ये बेहतर तौर पर अंदाज़ा होना चाहिए कि आप इस बात को लिख के ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हो फेस टू फेस, या अगर आप कहते हैं नहीं जी फेस टू फेस नहीं, मैं आपके साथ कॉल पे बात करूँगा या मैं आपको ईमेल कर दूँगा, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद द चैनल इज़ दैट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ चूजन मैसेज फ्रॉम, फॉर एग्जांपल पोस्ट, मतलब अगर आप किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चूज़ करें कि आप किस चैनल को यूज़ करेंगे। पोस्ट ऑफिस यूज़ करेंगे, कोई इंटरनेट यूज़ करेंगे, या व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, या आप उसको किसी फेसबुक की कोई पोस्ट में टैग करेंगे। तो ये जो चैनल्स हैं आजकल के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप उसको कहाँ पर अप्रोच करोगे तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद है रिसीवर या डिकोडर। रिसीवर और डिकोडर क्या होता है? द रिसीवर और डिकोडर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिकोडिंग मीनिंग फ्रॉम द मैसेज, कि जो आप उसको पैगाम पहुंचा रहे हैं उसमें से वो उस मैसेज को अपने तक लेता है, डिकोड करता है उस मैसेज को। द रिसीवर इज आंसर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द सेंडर, और जो रिसीवर होता है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो उसको फीडबैक भी दे। मतलब फॉर एग्जांपल हम किसी से बात कर रहे हैं तो उससे सिर्फ जी सुन लेना या जी ऐसा ही है तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन अ वर्ड्स इट इज़ हर जॉब टू इंटरप्रेट। ये आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये उसकी जॉब है कि उसने उस मैसेज को इंटरप्रेट करना है, कि वो जो आप मैसेज भेज रहे हैं मीडियम से गया है, किसी चैनल से गया है, रिसीवर तक पहुंच गया है, और रिसीवर उसमें से सही मैसेज को अडॉप्ट करे ये, और उसके बाद उसको फीडबैक दे। फीडबैक क्या होता है? दिस इज इम्पोर्टेंट एज इट डिटरमाइंस वेदर और नॉट द डिकोडर ग्रेप्स द इंटेंडेड मीनिंग एंड वेदर कम्युनिकेशन वाज सक्सेसफुल। फीडबैक इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता लगे कि जो हमारा रिसीवर है उसने हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से ले ली है और हम अपनी कम्युनिकेशन में सक्सेसफुल रहे हैं। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई ईमेल कर रहे हैं किसी को, या आप किसी के साथ आपकी मीटिंग है, तो आप जो उसको मीटिंग जो आपका एजेंडा है या आपकी ईमेल का जो सब्जेक्ट है, क्या उसको वो समझ आ गया है और उसने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो सक्सेसफुल होगी। और अगर इस तरह नहीं है, अगर उसने आपकी ईमेल को या उसने आपकी मीटिंग को का जो मेन पॉइंट्स थे उनको उसने नहीं समझा, तो मतलब आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं है। आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है आगे? कम्युनिकेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम। वो कहते हैं कम्युनिकेशन किसी वैक्यूम, मतलब किसी खाली जगह पर बैठ के आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों के पास लोगों का होना ज़रूरी है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन एक्ट इज़ द इन्वायरमेंट सराउंडिंग इट, कि जो भी कम्युनिकेशन है उसका कॉन्टेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है? उसके इन्वायरमेंट पे, कि उसकी सराउंडिंग कैसी हैं। दिस इंक्लूड्स अमंग अदर थिंग्स टेक प्लेस, टाइम, इवेंट एंड एटीट्यूड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। कि इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़, कोई जगह, कोई टाइम, कोई इवेंट, और जो रिसीवर और सेंडर का एटीट्यूड है ना, उस चीज़ को हम लोग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। कि आप लोग किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो चीज़ दे रहे हैं। क्या आप मीटिंग कर रहे हैं, या आप किसी पार्टी में कोई बात कह रहे हैं, या अगर आपका किसी जगह पे कोई टाइम बना हुआ है, कहीं बाहर आप लोगों ने कहीं मिलना है, तो जो इन्वायरमेंट है ना कम्युनिकेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉइस, दिस इज़ एनी फैक्टर दैट इनहिबिट्स द कन्वीनियंस ऑफ मैसेज। कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि जो आपका मैसेज है उसको थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। दिस इज़ एनीथिंग दैट गेट्स इन द वे ऑफ मैसेज बीइंग एक्यूरेटली रिसीव्ड, इंटरप्रेटेड एंड रिस्पॉन्स टू।
कहते हैं कि ये क्या है जी। इससे आपको पता लगता है कि जो आपने मैसेज भेजा है वो एक्यूरेटली उसको रिसीव हो गया है, उसने इंटरप्रेट कर लिया और उसका रिस्पॉन्ड भी दे दिया है। तो ये जो है ना नॉइस है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन हम लोग किस तरह करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। अकॉर्डिंग टू हिरार्की, डिपार्टमेंट और पोजीशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर वी कैन क्लासीफाई कम्युनिकेशन विच इज़ नोन एज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। वो कहते हैं कि किसी भी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में आपने जब किसी काम करना है, आपने किसी छोटे स्कूल में भी काम करना है, तो उसके लिए आपकी हायरार्की होती है। हायरार्की क्या चीज़ होती है कि आपने स्टेप बाय स्टेप किसको आप सबसे पहले कोई आपको अगर मुश्किल परेशानी है तो आपने किसको अप्रोच करना है, कौन सी डिपार्टमेंट की कौन सी ऐसी पोजीशन है कि जिसको आपने वो चीज़ देनी है, वो अपना जो पैगाम है वो कम्युनिकेट करना है, और जो आगे रिसीवर है वो कैसा है। तो इस चीज़ को हम लोग फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें वो हमारे पास 4 तरह की होती हैं ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन सी? अपवर्ड फ्लो, ये क्या है कि कम्युनिकेशन विच फ्लो टुवर्ड्स हायर लेवल इन एन इंस्टीट्यूट और इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि वो कम्युनिकेशन जो हायर लेवल पे जाती है आगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद देयर हायर अथॉरिटीज़। के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं हायर अथॉरिटीज़ के साथ, तो ये होती है अपवर्ड फ्लो होता है ये। उसके बाद क्या है जी? डाउनवर्ड फ्लो, कम्युनिकेशन विच फ्लो टुवर्ड्स हायर लेवल इन एन इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। आई एम सॉरी, यहाँ पर आना था लोअर लेवल। के डाउनवर्ड जो फ्लो है उसमें हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ कम्युनिकेशन होती है। इसकी क्या एग्जांपल क्या है? वर्क और टास्क इज अलॉटेड टू एम्प्लॉयज़ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। के जब भी कोई बॉस, कोई आपका मैनेजर है जो आपको टास्क अलॉट कर रहा है, तो उसमें और आप में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड फ्लो। क्यों? क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ से नीचे वाली अथॉरिटीज़ तक बात आ रही होती है। लेटरल फ्लो, ये क्या होता है? कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस इन सेम लेवल ऑफ हायरार्की। के जो कम्युनिकेशन है वो सेम लेवल पर चल रही है, मतलब कि दो मैनेजर्स बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लेटरल फ्लो। इसमें एग्जांपल आ जाती है ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद जो चौथा है हमारे पास वो है डायगोनल फ्लो। कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की एंड बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि डायगोनल फ्लो में क्या चीज़ आ जाती है कि आप लोग कम्युनिकेशन हो रही होती है डिफरेंट लेवल पे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन वी हैव अ कन्वर्सेशन विद फैकल्टी ऑफ अदर ब्रांचेस। के जब दूसरे लोगों के साथ हम लोग मीटिंग्स कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं डायगोनल। जी, तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क ग्रुप। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या ऑफिस के अंदर किस किस तरह से ग्रुपिंग होती है, वो ग्रुप किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मल ग्रुप्स। ये किसी ऐसे लोगों का मजमूआ होता है जो कि मिल के किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो फॉर्मल ग्रुप्स को हम लोग किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ पर्सन्स हु केम टुगेदर फॉर अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल। के वो ऐसे लोगों का ग्रुप जो जिनका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, स्पेसिफिक गोल होता है कि आपने इस मंथ में, इस वीक में, इतने दिनों में ये गोल को अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए वो एक ग्रुप को तश्कील दे देते हैं। ये जो फॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं ये ऑफिस की तरफ से, ऑफिस की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से बनाए जाते हैं। ऑफिशियल अथॉरिटीज़ को इनके बारे में पता होता है कि ये जो ग्रुप है उसके अंदर इतने लोग मिलकर इस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल ग्रुप्स की किस किस तरह के टाइप है। कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से वो लोग फॉर्म्स करते हैं फॉर्मल ग्रुप्स को। कमांड ग्रुप, सबसे पहला जो ग्रुप होता है
फॉर्मल ग्रुप में वो होता है कमांड ग्रुप। ये क्या काम करता है? द ग्रुप डेट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर्स एंड देयर सब ऑर्डिनेट्स, के ऐसा ग्रुप जो कि मैनेजर्स और उनकी जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उनको मिलकर बनाया जाए, उसको हम कहते हैं कमांड ग्रुप। सेकंड कौन सा होता है ग्रुप होता है? वो है कमेटीज़। कमेटीज़ क्या है? द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अपॉइंटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिजॉल्व द मैटर्स, के ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करती है अपने मसलों को हल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवाइजरी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, कि इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों के 6 कोलीग्स में के अंदर जो 2 कोलीग्स हैं वो बहुत अच्छे उनकी थिंकिंग है, एडवाइस वो बहुत अच्छी दे देते हैं, या उनकी जो डिसीजन मेकिंग की स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप उन लोगों को मिलाकर एक कमेटी बना देते हैं और फिर जो जिस भी किस्म के मसले होते हैं वो उनके साथ मिलकर हल किए जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड पे आता है वो है टास्क फोर्स। द ग्रुप फ्रॉम टू कैरी आउट अ पार्टिकुलर टास्क, सिर्फ एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप एक ग्रुप बना देते हैं, उसको हम टास्क फोर्स कहते हैं। जो हमारे पास सेकेंड इसकी टाइप है वर्क ग्रुप की, वो है इनफॉर्मल ग्रुप्स। ये क्या है? ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको आपस में लगता है कि हमारा सेम इंटरेस्ट है, हमारा सेम एटीट्यूड है, हम एक तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, या वो मिलकर जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बैठते हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट या एटीट्यूड की बेस पर, उनको हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। और ये जो ग्रुप होता है उसके कोई रूल्स नहीं होते, और ये क्या कहते हैं, इनका एक लूज सा स्ट्रक्चर होता है। जो ऑफिस की मैनेजमेंट होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि किस तरह, मतलब कि ये ग्रुप क्यों हैं बने हुए हैं। वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने एटीट्यूड की बेस पर और अपने इंटरेस्ट की बेस पर जो लोगों में आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है और वो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ मिलकर बैठते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिस, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमाती वीडियोस फराहम की जाती हैं। मैं हूँ आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की कोर्स इंस्ट्रक्टर माई सेल्फ अशल नईम, और आज का हम लोगों का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ इंटरेक्शन के। ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में काम करते हुए हम कौन कौन से इंटरेक्शन के डायनामिक्स को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जिसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि हम इनमें 4 चीज़ें आज पढ़ेंगे, जिनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की। क्योंकि जब आप लोग किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे जो बेहतर चीज़ होती है वो आपकी होती है कम्युनिकेशन। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन। तो हम लोग इस बारे में जानेंगे कि कम्युनिकेशन के कितने एलिमेंट्स हैं, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप वर्क को हम लोग किस तरह से लेते हैं, और इसमें हम लोग ग्रुप वर्क के अंदर हम लोग 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो हमारा जो पहला है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन क्या होती है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू न्यूस्ट्रॉम, कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर। कम्युनिकेशन क्या है कि जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। ही बिलीव्स डैट इट इज़ अ वे ऑफ रीचिंग अदर्स बाय ट्रांसमिटिंग आइडियाज़, फैक्ट्स, थॉट्स, फीलिंग्स एंड वैल्यूज़। वो कहते हैं कि इस बात का यकीन है कि इस चीज़ के ज़रिए से हम लोग अपने आइडियाज़, अपनी सोच, अपने फीलिंग्स और जो हमारी इक़दार हैं हम लोग एक दूसरे के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये
ट्रांसफ़र ऑफ के एक इंसान से दूसरे इंसान तक कोई भी इंफॉर्मेशन को पहुँचाने को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम लोग ये चीज़ें पहुंचाते कैसे हैं? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन विच इंक्लूड सेंडर, इनकोडर, कि वो जो पैगाम भेज रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सेंडर। मीडियम का कौन सा मीडियम यूज़ हो रहा है, किस चीज़ के ज़रिए पैगाम भेजा जा रहा है? चैनल, कि वो कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं? रिसीवर, जहाँ हम जिसे कहते हैं डी कोडर भी कहते हैं, कि जो कि रिसीव कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को। उसके बाद वो फीडबैक कैसा देता है उस इंफॉर्मेशन के तौर पर, उसका कॉन्टेक्स्ट कैसा है, ठीक है, उसको किस माहौल के अंदर वो चीज़ें मिल रही हैं। और उसके बाद आता है नॉइज़ के कोई कौन कौन सी रुकावट पेश आई है। तो इनको हम लोग देखते हैं कि ये वन बाय वन हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें जानना क्यों ज़रूरी है। कि आप लोगों ने जब एक इंडस्ट्री, किसी ऑफिस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने किस किस तरह से कम्युनिकेट करना है, आपके कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपने इसको प्रोसीड करना है। इससे क्या होता है कि आप लोगों को सीखने का भी मौका मिलता है और आप लोग एक एथिकल वे के अंदर चलते हुए अपने सारे काम करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेंडर या इनकोडर क्या होता है। सेंडर, also known as encoder, decides on the message to be sent, the best most effective way that it can be sent. All of this is done bearing the receiver in mind. वो कहते हैं कि सेंडर वो है कि जो मैसेज भेज रहा है किसी भी इफ़ेक्टिव वे के अंदर, कोई किसी इस तरीके से मैसेज भेजना कि आपका जो रिसीवर है, जो मैसेज रिसीव करने वाला है, वो उसके माइंड में बैठ जाए। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर इंसान को देखकर आपको उससे मुख्तलिफ़ तरीके से बात करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने किसको मैसेज किस तरीके से देना है और किस तरह देना है कि वो उसके माइंड सेट में बैठ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं तो 3 बच्चे आपकी कई भी बात को समझ जाएंगे और जो 2 बच्चे हैं उनको आपको किसी अलग तरीके से बताना पड़ेगा। तो वो उस तरीक़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सेंडर जो कि पैगाम भेज रहा है, कि हम किस तरीके से भेजेंगे, कि वो किस एज का इंसान है, किस तरह का इंसान है, आप किस जगह पे वो पैगाम भेज रहे हैं। उसके बाद मीडियम क्या होता है? द मीडियम इज़ द इमीडिएट फॉर्म विच मैसेज टेक्स, कि किस तरीके से आप दे रहे हैं, वर्बली मैसेज दे रहे हैं, नॉन वर्बली दे रहे हैं, आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, आप स्पीच की फॉर्म में दे रहे हैं, आप फेस टू फेस दे रहे हैं उसको। ये चीज़ें होती हैं कि आप किस तरह, आपको ये बेहतर तौर पर अंदाज़ा होना चाहिए कि आप इस बात को लिख के ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हो फेस टू फेस, या अगर आप कहते हैं नहीं जी फेस टू फेस नहीं, मैं आपके साथ कॉल पे बात करूँगा या मैं आपको ईमेल कर दूँगा, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद चैनल, द चैनल इज़ दैट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ चूज़न मैसेज फ्रॉम, फॉर एग्जांपल पोस्ट। मतलब अगर आप किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चूज़ करें कि आप किस चैनल को यूज़ करेंगे। पोस्ट ऑफिस यूज़ करेंगे, कोई इंटरनेट यूज़ करेंगे, या व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, या आप उसको किसी फेसबुक की कोई पोस्ट में टैग करेंगे। तो ये जो चैनल्स हैं आजकल के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप उसको कहाँ पर अप्रोच करोगे तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद है रिसीवर या डिकोडर। रिसीवर और डिकोडर क्या होता है? द रिसीवर और डिकोडर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिकोडिंग मीनिंग फ्रॉम द मैसेज, कि जो आप उसको पैगाम पहुंचा रहे हैं उसमें से वो उस मैसेज को अपने तक लेता है, डिकोड करता है उस मैसेज को। द रिसीवर इज़ आंसर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द सेंडर, और जो रिसीवर होता है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो उसको फ़ीडबैक भी दे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी से बात कर रहे हैं तो उससे सिर्फ जी सुन लेना या जी ऐसा ही है तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन अ वर्ड्स इट इज़ हर जॉब टू
इंटरप्रेट। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये उसकी जॉब है कि उसने उस मैसेज को इंटरप्रेट करना है, कि वो जो आप मैसेज भेज रहे हैं मीडियम से गया है, किसी चैनल से गया है, रिसीवर तक पहुंच गया है और रिसीवर उसमें से सही मैसेज को अडॉप्ट करे ये, और उसके बाद उसको फीडबैक दे। फीडबैक क्या होता है? दिस इज इम्पोर्टेंट एज इट डिटरमाइंस वेदर और नॉट द डिकोडर ग्रेप्स द इंटेंडेड मीनिंग एंड वेदर कम्युनिकेशन वाज सक्सेसफुल। फीडबैक इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता लगे कि जो हमारा रिसीवर है उसने हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से ले ली है और हम अपनी कम्युनिकेशन में सक्सेसफुल रहे हैं। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई ईमेल कर रहे हैं किसी को, या आप किसी के साथ आपकी मीटिंग है, तो आप जो उसको मीटिंग जो आपका एजेंडा है या आपकी ईमेल का जो सब्जेक्ट है, क्या उसको वो समझ आ गया है और उसने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो सक्सेसफुल होगी। और अगर इस तरह नहीं है, अगर उसने आपकी ईमेल को या उसने आपकी मीटिंग को का जो मेन पॉइंट्स थे उनको उसने नहीं समझा, तो मतलब आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं है। आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है आगे? कम्युनिकेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम। वो कहते हैं कम्युनिकेशन किसी वैक्यूम मतलब किसी खाली जगह पर बैठ के आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों के पास लोगों का होना ज़रूरी है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन एक्ट इज़ द इन्वायरमेंट सराउंडिंग इट। कि जो भी कम्युनिकेशन है उसका कॉन्टेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है? उसके इन्वायरमेंट पे, कि उसकी सराउंडिंग कैसी हैं। दिस इंक्लूड्स अमंग अदर थिंग्स टेक प्लेस, टाइम, इवेंट एंड एटीट्यूड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। कि इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़, कोई जगह, कोई टाइम, कोई इवेंट, और जो रिसीवर और सेंडर का एटीट्यूड है ना, उस चीज़ को हम लोग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। कि आप लोग किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो चीज़ दे रहे हैं। क्या आप मीटिंग कर रहे हैं, या आप किसी पार्टी में कोई बात कह रहे हैं, या अगर आपका किसी जगह पे कोई टाइम बना हुआ है, कहीं बाहर आप लोगों ने कहीं मिलना है, तो जो इन्वायरमेंट है ना कम्युनिकेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉइस, दिस इज़ एनी फैक्टर दैट इनहिबिट्स द कन्वीनियंस ऑफ मैसेज। कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि जो आपका मैसेज है उसको थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। दिस इज़ एनीथिंग दैट गेट्स इन द वे ऑफ मैसेज बीइंग एक्यूरेटली रिसीव्ड, इंटरप्रेटेड एंड रिस्पॉन्स टू। कहते हैं कि ये क्या है जी? इससे आपको पता लगता है कि जो आपने मैसेज भेजा है वो एक्यूरेटली उसको रिसीव हो गया है, उसने इंटरप्रेट कर लिया और उसका रिस्पॉन्ड भी दे दिया है। तो ये जो है ना नॉइस है, वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन हम लोग किस तरह करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। अकॉर्डिंग टू हिरार्की, डिपार्टमेंट और पोजीशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर वी कैन क्लासीफाई कम्युनिकेशन विच इज़ नोन एज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। वो कहते हैं कि किसी भी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, आपने जब किसी काम करना है, आपने किसी छोटे स्कूल में भी काम करना है, तो उसके लिए आपकी हिरार्की होती है। हिरार्की क्या चीज़ होती है कि आपने स्टेप बाय स्टेप किसको आप सबसे पहले कोई आपको अगर मुश्किल परेशानी है तो आपने किसको अप्रोच करना है, कौन सी डिपार्टमेंट की कौन सी ऐसी पोजीशन है कि जिसको आपने वो चीज़ देनी है, वो अपना जो पैगाम है वो कम्युनिकेट करना है, और जो आगे रिसीवर है वो कैसा है। तो इस चीज़ को हम लोग फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें वो हमारे पास 4 तरह की होती हैं ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन सी? अपवर्ड फ्लो, ये क्या है कि कम्युनिकेशन विच फ्लो टुवर्ड्स हायर लेवल इन एन इंस्टीट्यूट और इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि वो कम्युनिकेशन जो हायर लेवल पे जाती है आगे। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज़ शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद देयर हायर अथॉरिटीज़। के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं हायर अथॉरिटीज़ के साथ, तो ये होती है अपवर्ड फ्लो होता है ये। उसके बाद क्या है जी? डाउनवर्ड फ्लो, कम्युनिकेशन विच फ्लो टुवर्ड्स हायर लेवल इन एन इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। आई एम सॉरी, यहाँ पर आना था लोअर लेवल। कि डाउनवर्ड जो फ्लो है उसमें हायर लेवल से
लोअर लेवल की तरफ कम्युनिकेशन होती है। इसकी क्या एग्जांपल क्या है? वर्क और टास्क इज अलॉटेड टू एम्प्लॉयज़ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन के जब भी कोई बॉस, कोई आपका मैनेजर है जो आपको टास्क अलॉट कर रहा है, तो उसमें और आप में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड फ्लो। क्यों? क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ से नीचे वाली अथॉरिटीज़ तक बात आ रही होती है। लेटरल फ्लो, ये क्या होता है? कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस इन सेम लेवल ऑफ हायरार्की, के जो कम्युनिकेशन है वो सेम लेवल पर चल रही है, मतलब कि दो मैनेजर्स बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लेटरल फ्लो। इसमें एग्जांपल आ जाती है ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद जो चौथा है हमारे पास वो है डायगोनल फ्लो, कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की एंड बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि डायगोनल फ्लो में क्या चीज़ आ जाती है कि आप लोग कम्युनिकेशन हो रही होती है डिफरेंट लेवल पे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन वी हैव अ कन्वर्सेशन विद फैकल्टी ऑफ अदर ब्रांचेस, के जब दूसरे लोगों के साथ हम लोग मीटिंग्स कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं डायगोनल। जी, तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क ग्रुप, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या ऑफिस के अंदर किस किस तरह से ग्रुपिंग होती है, वो ग्रुप किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मल ग्रुप्स। ये किसी ऐसे लोगों का मजमूआ होता है जो कि मिल के किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो फॉर्मल ग्रुप्स को हम लोग किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ पर्सन्स हु केम टुगेदर फॉर अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल, के वो ऐसे लोगों का ग्रुप जो जिनका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, स्पेसिफिक गोल होता है कि आपने इस मंथ में, इस वीक में, इतने दिनों में ये गोल को अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए वो एक ग्रुप को तश्कील दे देते हैं। ये जो फॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं ये ऑफिस की तरफ से, ऑफिस की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से बनाए जाते हैं। ऑफिशियल अथॉरिटीज़ को इनके बारे में पता होता है कि ये जो ग्रुप है उसके अंदर इतने लोग मिलकर इस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल ग्रुप्स की किस किस तरह के टाइप है, कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से वो लोग फॉर्म्स करते हैं फॉर्मल ग्रुप्स को। कमांड ग्रुप, सबसे पहला जो ग्रुप होता है फॉर्मल ग्रुप में वो होता है कमांड ग्रुप। ये क्या काम करता है? द ग्रुप डेट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर्स एंड देयर सब ऑर्डिनेट्स, के ऐसा ग्रुप जो कि मैनेजर्स और उनकी जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उनको मिलकर बनाया जाए, उसको हम कहते हैं कमांड ग्रुप। सेकंड कौन सा होता है ग्रुप होता है? वो है कमेटीज़। कमेटीज़ क्या है? द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अपॉइंटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिजॉल्व द मैटर्स, के ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करती है अपने मसलों को हल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवाइज़री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, कि इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों के 6 कोलीग्स में के अंदर जो 2 कोलीग्स हैं वो बहुत अच्छे उनकी थिंकिंग है, एडवाइस वो बहुत अच्छी दे देते हैं, या उनकी जो डिसीजन मेकिंग की स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप उन लोगों को मिलाकर एक कमेटी बना देते हैं और फिर जो जिस भी किस्म के मसले होते हैं वो उनके साथ मिलकर हल किए जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड पे आता है वो है टास्क फोर्स। द ग्रुप फ्रॉम टू कैरी आउट अ पार्टिकुलर टास्क, के सिर्फ एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप एक ग्रुप बना देते हैं, उसको हम टास्क फोर्स कहते हैं। जो हमारे पास सेकेंड इसकी टाइप है वर्क ग्रुप की, वो है इनफॉर्मल ग्रुप्स। ये क्या है? ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको आपस में लगता है कि हमारा सेम इंटरेस्ट है, हमारा सेम एटीट्यूड है, हम एक तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, या वो मिलकर जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बैठते हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट या एटीट्यूड की बेस पर, उनको हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। और ये जो ग्रुप होता है उसके कोई रूल्स नहीं होते, और ये क्या कहते हैं, इनका एक
लूज सा स्ट्रक्चर होता है, जो ऑफिस की मैनेजमेंट होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। उनको नहीं पता होता कि किस किस तरह, मतलब कि ये ग्रुप क्यों हैं बने हुए हैं। वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने एटीट्यूड की बेस पर और अपने इंटरेस्ट की बेस पर जो लोगों में आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है और वो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ मिलकर बैठते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। जी, तो जो हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट है वो है चूज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड टेक द नेसेसरी एक्शन, कि आप इसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करें, क्योंकि जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखें, ऐसा ऑल्टरनेटिव देखें जिसके फ़ायदे ज़्यादा हों और नुकसान कम हो। बी श्योर टू फॉलो थ्रू ऑन योर राइट डिसीजन, और अपना जो आपका फ़ैसला है उसके ऊपर रहें। अपने कॉन्सिक्वेंसेस और अपने अल्टरनेटिव्स को देखते हुए अपने फ़ैसले करें और फिर उन फ़ैसलों के मुताबिक ही चलें। इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आप अच्छे तरीके से किसी भी मसले को हल कर सकेंगे। होता है जब आप ग्रुप वर्क में काम करते हो, अगर आपको कोई मसले आ जाते हैं और आपको पता ना चले कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप इन चीज़ों से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था हम लोगों का लेक्चर नंबर 3। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, एंड या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।